भारतीय योग संस्थान दिल्ली महाराष्ट्र प्रांत विदर्भ विभाग द्वारा आयोजित वार्ता क्रमांक 20 में आपका स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। आज की वार्ता का विषय है युवा वर्ग और योग। हमारी संस्था के विधि विधान के अनुसार सर्वप्रथम ओम ध्वनि एवं गायत्री मंत्र और सहित दोनों हथेलियां दोनों घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें हमारी कोमलता से बंद, आंतरिक प्रसन्नता के भाव। एक लंबा श्वास लेकर 3 बार ओम की ध्वनि, पश्चात गायत्री मंत्र। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक है। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। कोमलता से नेत्र खोले। हम पिछले 2 साल से विभिन्न विषयों पर योग वार्ता ले रहे हैं। आज की हमारी योग वार्ता का विषय है युवा वर्ग और योग। युवा वर्ग अगर योग को अपनाए तो उसमें क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, जीवन कितना संयमित हो सकता है, इस विषय पर आज हमारा मार्गदर्शन करने वाले हैं डॉक्टर गोविंद असाटी। गोविंद असाटी का संक्षिप्त में परिचय दे दूं। आप हमारे पश्चिम नागपुर जिला के जिला मंत्री हैं। आपका परिचय, आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर है। पिछले 33 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं आप। एमडी इन मेडिसिन, एमडी इन डायग्नोस यानी रोग निदान, और आप पीएचडी गाइड है। तो मैं डॉक्टर गोविंद असाटी से निवेदन करूंगा कि वे कार्यक्रम की शुरुआत करें।
आषाढ़ी जी ऊपर, हाँ बराबर बराबर। सभी को सुप्रभात। मेरा भारतीय योग संस्थान दिल्ली विदर्भ विभाग द्वारा आयोजित योग वार्ता क्रमांक 20 में आज के प्रातः में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, नमन करता हूं। आज का जो विषय हमने चयन किया है संस्थान के हित के लिए और हमारे यूथ के हित के लिए, युवा वर्ग के हित के लिए, आज का विषय है युवावस्था और योग, या युवा वर्ग में योग का क्या महत्व है। इस विषय पर हम आज प्रकाश डालना चाहेंगे। सबसे पहले आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे युवा वर्ग में ऐसा भ्रम है कि योग यह केवल बुजुर्गों के लिए है, जो ओल्ड एज पर्सन्स हैं उन्हें ही योग की आवश्यकता है। लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है कि हम युवाओं में योग के प्रति कैसे रुचि निर्माण करें या उनमें योग की अलख कैसे जगाएं, ये आज हमारे समय की आवश्यकता है। बहुत सारे योग तज्ञ, योगाचार्य अपने अपने तरीके से योग का प्रचार प्रसार पूरे हमारे समाज में, भारतवर्ष में और विश्व में कर रहे हैं। उसमें हमारा भारतीय योग संस्थान जो है, यह वैज्ञानिक पद्धति से युवाओं को योग का महत्व समझाने का प्रयास हम करते हैं और करेंगे। आज की इस वार्ता का विषय ही है युवाओं में या युवा वर्ग अवस्था में योग का क्या महत्व हो सकता है। तो इस विषय पर मैं आज अपने विचार आपके समक्ष रखना चाहूंगा और मैं चाहूंगा हमारे जितने भी भारतीय योग संस्थान के साधक हैं, हमारे अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, युवाओं में योग के प्रति अलख निर्माण करने के लिए, रुचि निर्माण करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस विषय में हमारा प्रकाश रहेगा आज के वार्ता के ऊपर में। और इस विषय में अपने विचार आपके समक्ष रखूंगा। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा युवा वर्ग क्या है। आपने देखा होगा युवा शब्द, युवा का अर्थ होता है जो हमेशा तरोताज रहता है, हमेशा हर कार्य को करने में तत्पर रहता है, हमेशा हर कार्य को करने में उत्साहित रहता है, जिसमें एक स्पार्क होता है। कोई भी टास्क अगर हम युवा को दे दें तो वो रात दिन मेहनत करके उस टास्क को पूरा कर सकते हैं। जब वो इस कार्य को पूरा कर सकते हैं तो उनको योग के प्रति भी समर्पित होना चाहिए। हम देखते हैं कि युवा वर्ग योग के प्रति उनकी आस्था क्यों नहीं है, उसका कारण हमें समझना पड़ेगा और युवाओं तक के उसको हमको पहुंचाना पड़ेगा। मैं बताना चाहता हूं, आज देखते हैं हमारे आज के युवा योग के अलावा बहुत सारे उपक्रम करते हैं, जिम जाते हैं, पावर जिम करते हैं, पावर योगा करते हैं। उसके अलावा देखते हैं कि साइकिलिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं और जुम्बा करते हैं बहुत सारे, और अलग अलग प्रकार के उपक्रम करते हैं जिसके माध्यम से वे अपने शरीर को सुडौल रखना चाहते हैं। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जितने भी ये जो उपक्रम हैं शरीर को सुसंगठित रखने के लिए और हमारा योग, इसमें बहुत फर्क है। फर्क यह बताना चाहूंगा मैं कि योग के माध्यम से हम देखते हैं कि जितने भी हम उपक्रम करते हैं, पावर योगा या जिम करते हैं, इससे क्या करते हैं युवा लोग अपने शरीर में अतिरिक्त जो जमा होने वाली चर्बी है या जो भी मतलब शरीर में मांस या चर्बियां बढ़ जाती है, उसको बर्न करने के लिए वो लोग प्रयास करते हैं या उपयोग करते हैं। लेकिन योग में ऐसा नहीं है। जब आप योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, तो आप समझ लीजिए उसका प्रभाव हमारे संपूर्ण शरीर पर, मन पर और हमारे अध्यात्म पर भी पड़ता है। हमारे शरीर में आमूल चूल परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। योग करने से शरीर में या आसन करने से शरीर में कैलोरी बर्न नहीं होती है, हम कैलोरी गेन करते हैं। ये बात हमारे युवाओं को समझाना हमारा कर्तव्य है, या आज की समय की आवश्यकता है। तो इस विषय में मैं अपने विचार आपके सामने
आपके सामने रखना चाहूंगा, तो आप समझ लें कि इस विषय को हम सबसे पहले कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको लिखा है कि इसमें हम बताना चाहते हैं कि युवावस्था क्या है। आप सब जानते हैं कि मनुष्य जब इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, जन्म से लेकर मृत्यु अवस्था प्राप्त होने तक अनेक अवस्थाओं से गुजरता है या उसे अनेक अवस्थाओं से जाना पड़ता है। सबसे पहली अवस्था होती है बाल्यावस्था, 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के, जिसे हम चाइल्डहुड भी कहते हैं या बचपन कहते हैं। दूसरी अवस्था होती है तरुणावस्था, 5 साल से लेकर के 15 साल तक की जो स्थिति होती है, जिसे हम तरुणावस्था कहते हैं। एडोलेसेंस कंडीशन भी कह सकते हैं या डेवलपिंग स्टेज हम कह सकते हैं। इस अवस्था के अंदर में हमारे युवाओं में या तरुणों में बहुत सारे शारीरिक और मानसिक बदल होते हैं। ये बदल हमें उन्हें समझाना बहुत जरूरी है। अगर हमने इन बदल को उन्हें समझाने का प्रयास किया तो शायद हमारे तरुण भी योगा से या योग से जुड़ सकते हैं। तीसरी अवस्था होती है युवा अवस्था, 15 से लेकर के 40 वर्ष तक की जो अवस्था है, जिसे हम बोलते हैं यंग स्टेज या यंग एज। इस अवस्था में व्यक्ति का खून गर्म होता है, व्यक्ति के शरीर में पित्त प्रभावी रहता है, व्यक्ति के शरीर में कार्य करने का उत्साह रहता है, व्यक्ति के शरीर में किसी भी कार्य को करने के लिए उसकी सभी धातुएं परिपक्व रहती हैं। तो इस अवस्था में इंसान पूरे जिंदगी में सबसे ज्यादा से ज्यादा कार्य करता है। लेकिन अगर युवा अवस्था में इंसान भटक जाए तो उसका बुढ़ापा जो रहता है वो बिगड़ जाता है। तो हमें इसके ऊपर में ध्यान देना है कि अगर हम युवा अवस्था से योग के प्रति जुड़ जाएं तो क्यों नहीं हम हमारा शरीर संवार सकते हैं। इसलिए युवावस्था में योग करना बहुत जरूरी है। इसके बाद की अवस्था होती है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था जो रहती है वो 40 से लेकर के 60 तक की मानी जाती है, जिसे हम बोलते हैं कि मैच्योरिटी आने लगी है कि हमारा शरीर अब प्रौढ़ावस्था तक जा रहा है, वानप्रस्थ की तरफ जा रहा है। धीरे धीरे हम हर चीजों से हमारा मोह कम हो जाता है और हमें ईश्वर के प्रति, अपने कार्यों के प्रति, परिवार के प्रति हम धीरे धीरे सब चीजों से निवृत्त होना चाहते हैं। और सबसे अंतिम पड़ाव आता है हमारे जीवन का, जिसे हम कहते हैं वृद्धावस्था। बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वृद्धावस्था के अंदर में हमें सहारे की जरूरत होती है। सीनियर सिटीजन जो होते हैं वो डिपेंडेंसी पे ज्यादा डिपेंड रहते हैं। उनको किसी परिवार के व्यक्ति की सहायता, किसी मित्र की सहायता, किसी हमारे चाहने वाले की सहायता, या फिर हम ये यूं कह लें कि हमारे किसी बहुत करीबी व्यक्ति की सहायता की जरूरत होती है। तो हमारा कहना है कि यदि हम युवावस्था में अपना जीवन योग के प्रति समर्पित कर दें, उन्हें अगर हम योग के प्रति आकृष्ट कर दें, हम देखते हैं कि बहुत सारी संस्थाएं इस दिशा में काम कर रही है। भारतीय योग संस्थान भी इस दिशा में कार्य कर रहा है। हमने देखा है कि स्कूल में योग का प्रचार प्रसार हमारे भारतीय योग संस्थान के माध्यम से हम दिन ब दिन करते जा रहे हैं या कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारा संस्थान के जितने भी साधक हैं, अधिकारी हैं और जिनकी तरफ में हमारी जिम्मेदारी दी है, वो युवाओं के प्रति योग का रुझान कैसे बढ़े, इस विषय में हमें कार्य करना चाहिए। आपके सामने मैं यहाँ 2 फिगर्स दिखाना चाहता हूँ। एक पहला फिगर है फिट यूथ, जिसे हम बोलते हैं कि फिट मतलब जिसको बोलते हैं सुसंगठित शरीर। जो फिट है वही हिट है आज के जमाने में, लेकिन जो अनफिट है उसको कोई पूछता नहीं है। आपने देखा है करके कि हम जिसका शरीर ऊपर से चौड़ा हो गया है, किसी लोगों के देखते हैं कि नीचे से हिप्स चौड़ा हो जाते हैं, ओबेसिटी बढ़ जाती है, तो फिर वो लोग क्या करते हैं कि उनको अपने आप में ग्लानि होने लगती है। फिर वो चाहते हैं कि हम किसी योग की शरण में जाएं, किसी बाबा के तरफ में जाएं, किसी मतलब पावर योगा में जाएं और अपने शरीर को हम हेल्दी कैसा रखें। ये कब करते हैं? होने के बाद में। मेरा यहाँ एक ही कहना है कि यदि हम जीवन के शुरुआत से या हमारी तरुणावस्था से अगर योग को अपनाते हैं तो हमारा शरीर आजीवन यौवन रह सकता है, चिरजीवी हो सकता है, हम शतायु हो सकते हैं, हम हमारा जीवन अच्छे से यापन कर सकते हैं। इसलिए हमें एक सुसंगठित शरीर या एक फिट शरीर हमें अपना रखना चाहिए कि जिससे हमारा जीवन निरोगी रहे, स्वस्थ जीवन जी सके। इसके लिए युवाओं को योग के प्रति आकर्षित करना बहुत जरूरी है। आज का युवा हमने देखा है कि युवा यदि उसके तरफ में ध्यान नहीं दिया जाए तो युवा बहुत बार भटक जाता है, गलत संगत में पड़ जाता है। यदि वो गलत संगत में अगर चला जाता है, बहुत सारे व्यसन लग जाते हैं। कई लोगों को व्यसन लगते हैं मद्यपान के, धूम्रपान के और अनेक प्रकार के मतलब जो व्यसन है उनमें चले जाते हैं।
और इसके परिणाम स्वरूप उनका जीवन जो रहता है युवावस्था में ही बर्बाद होने लगता है। फिर वो चाहते हैं, अंत में जब उन्हें सब देखते हैं कि शरीर पूरा टूट जाता है, थक जाता है, फिर वो योग की शरण में आने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक संदेश देना चाहूंगा कि हम युवाओं को ये बताएं कि हमारा शरीर अगर हम अच्छा रखते हैं तो ही हमारा जीवन, हमारा बुढ़ापा सुधर सकता है। युवावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये हमें युवाओं को समझाना बहुत जरूरी है। युवावस्था में क्या क्या बदल होते हैं? तो सबसे पहला बदल होता है कि युवावस्था में हमारा जो शरीर रहता है उसका सौष्ठव बनने लगता है, उसका शेप बनने लगता है, उसका बिल्टअप सुधरने लगता है, उसके शरीर की धातुएं परिपक्व होने लगती हैं, बदलने लगती, मैच्योरिटी आने लगती है। उनके शरीर में होने वाले जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं, अलग अलग प्रकार के, पिट्यूटरी हार्मोन्स है, थायराइड हार्मोन्स है, और उसके अलावा जो एड्रेनलिन हार्मोन्स है, महिलाओं के हार्मोन्स है, इनमें बदल होना चालू हो जाता है। और युवावस्था में हमारी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां रहती है, इन ग्रंथियों के स्राव भी क्रियाशील हो जाते हैं। यदि हमारे शरीर में मोटापा आ जाए, डायबिटीज हो जाए, मानसिक तनाव हो जाए, तो इन ग्रंथियों के स्राव भी अनियंत्रित हो जाते हैं और उसका शरीर बिगड़ने लगता है। अनेक बीमारियां उसके शरीर में हो सकती है। अगला है, युवावस्था में पुरुषों में शरीर का आकार बढ़ने लगता है, शरीर का वजन भी बढ़ता है, उसके आवाज में बदल होने लगता है, आवाज में भारीपन आने लगता है। और युवाओं के अंदर में जो तरुण रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उनमें दाढ़ी मूछों का आना, और महिलाओं के अंदर में उम्र के 10 साल के बाद में, 10 से 12-13 के बीच में प्रथम रजो दर्शन की निर्मिति होती है। ऐसे समय में बच्चियां घबरा जाती है, तो उन्हें हम समय समझा करके बताना जरूरी है। महिलाओं में जो होने वाले हार्मोन्स है, एस्ट्रोजेंस हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया हार्मोन, इनकी व्यक्तता होना भी चालू हो जाती है। तो ये युवाओं को हमें बताना है कि आपके शरीर में ये जो बदल हो रहे हैं, दीज आर द नेचुरल कंडीशन, ये नेचुरल रूप से शरीर में बदल होते हैं। उस अवस्था में उन्हें हम अगर इसका महत्व समझा दें, तो हमारा युवा इस बात से जानकार हो जाता है और अपनी युवावस्था के अंदर में हमें क्या समझना है, क्या नहीं समझना है, कैसे शरीर को संगठित करना है, ये उसके लिए तैयार हो जाता है। युवाओं में पाचन प्रणाली सक्रिय होती है। मैंने आपको अभी बताया है, शरीर में 3 अवस्थाएं होती है। बाल्यकाल में कफ का प्रकोप, कफ की अधिक्यता होती है। तरुणावस्था, युवावस्था में पित्त की वृद्धि होती है, जिससे हमारा पचन, अग्नि अच्छी होती है। और वृद्धावस्था में वात के विकार, वायु के प्रकोप होते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि ओल्ड एज के अंदर में गैसेस की तकलीफ होना, कॉन्स्टिपेशन होना, और उसके अलावा मतलब शरीर में दर्द होना, जॉइंट्स पेन होना, ये क्रियाएं होती हैं। लेकिन युवावस्था में हम देखते हैं कि हाइपर एसिडिटी, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, लीवर डिसऑर्डर, फैटी लीवर, इस प्रकार के विकार होते हैं। इसको समझना जरूरी है। युवावस्था में व्यक्ति का स्वभाव जो रहता है वो बहुत परिवर्तनशील होता है, चंचल होता है। जल्दी हम लोग किसी चीज को मतलब बहक जाते हैं। तो उन युवाओं को हमें बताना है कि आपका परिवर्तन शरीर में, उसे हम कैसे जतन करें। युवाओं में हम देखते हैं कि उनकी बुद्धि बहुत कुशाग्र होती है, वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। किसी चीज को मन पे एक बार ठान लेते हैं तो उस चीज को वो अच्छे से कर पाते हैं। तो बुद्धि कुशाग्र होने की वजह से कोई भी काम वो समय पर कर सकते हैं, बशर्ते कि उन्हें हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। युवाओं में उत्साह और उमंग जो होता है, किसी भी कार्य को करने के प्रति अटूट जोश होता है, और वो उस जोश में कई बार क्या होता है कि होश भी खो बैठते हैं। तो उन्हें हमें समझाना है, कोई भी कार्य करना है तो विचार पूर्वक, मन पे मतलब अच्छे से उसको समझ करके, बुद्धि से, अपने विवेक से उस कार्य को करना है। युवा अवस्था में उनका मन परिवर्तनशील होता है और ग्रहणशील भी होता है, अडॉप्टेबल होता है। तो हमें उनको समझाना है कि आपको कौन से कार्य करना चाहिए, कौन से नहीं करना चाहिए, कौन से कार्य आपके लिए हितकारी है, कौन से कार्य आपके लिए अहितकारी है, ये उन्हें समझाना बहुत जरूरी है। अब हमको बहुत इंपॉर्टेंट मतलब यहाँ बताना चाहता हूँ मैं कि युवा अवस्था को हम कैसे रोक के रखें, चिरंजीवी करें, उसको कैसे संभाल के रखें। तो सबसे पहली बात होती है कि जब हम जैसे-जैसे हमारा जीवन जब बढ़ता है, तो ज़िंदगी में हमारे जो माता-पिता होते हैं, वही हमारे मार्गदर्शक होते हैं, वही हमारे पहले टीचर होते हैं। तो माता-पिता का बच्चों पर ध्यान रखना ये बहुत ज़रूरी होता है। माता-पिता अगर आपके किसी अच्छे संस्थान से जुड़े हैं, किसी अच्छी पहल से जुड़े हैं, तो बच्चे भी जुड़ते हैं। घर का वातावरण अगर अच्छा है, तो आपके बच्चे भी अच्छे हो सकते हैं, युवा अच्छा हो सकता है। माता-पिता को युवाओं के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए?
तो आयुर्वेद में वर्णन किया गया है मित्रवत आचरेत। अगर हमारे बच्चे का पैर बराबर हो जाए या बराबरी का जूता हो जाए तो उसके साथ में आप फ्रूट व्यवहार मत करिए, उसको मित्रवत व्यवहार करिए, उसकी बात को समझिए। युवावस्था में अनुशासन की आवश्यकता होती है। हम देखते हैं कि युवाओं में अनुशासन को लाने के लिए हमें बहुत सारे प्रयत्न करने पड़ते हैं। तो ये पहला प्रयत्न हमारे परिवार से होता है। युवाओं के विचारों को सुनना चाहिए, उनकी बातों को समझना चाहिए, ये भी आज समय की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि माँ-बाप ने थोड़ा-सा डाँट दिया, बच्चा गलत स्टेप ले लेता है। तो ये हमें समझना ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे आत्महत्या की तरफ प्रवृत्त हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे गलत दिशा में चले जाते हैं, गलत कार्य करने लगते हैं। तो उनकी बातों को सुनें, समझें, उनको अच्छे से उस चीज़ को बताएँ। तो युवाओं को हमेशा अच्छी संगत में रखना ही हमारी आज के समय की आवश्यकता है। युवाओं को हमें डिपेंडेंसी पे नहीं रखना चाहिए, आत्मनिर्भरता की आदत डालना चाहिए। आज हमारे कितने युवा आत्मनिर्भर हैं? स्वयं का काम स्वयं करने की आदत हमें उन्हें डालना चाहिए। माँ-बाप ने सिखाना चाहिए उन्हें खुद के कार्य खुद करो। छोटे-मोटे कार्य के अंदर में घर में सहभाग करो, अपने स्वयं के कार्य स्वयं करो। तो ये आत्मनिर्भरता की जो बात है, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है कि युवावस्था में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम उन्हें क्या संदेश दे सकते हैं, तो ये हमें उनके उनके प्रति इस बात को हमें समझाने आज समय की आवश्यकता है। आत्मनिर्भर व्यक्ति कभी भी पराधीन नहीं होता है। स्वयं के काम स्वयं कैसे करना वो चाहता है। घर में परिवार के साथ एक समय का भोजन ज़रूर करना चाहिए। जब हम बाहर काम पे जाते हैं, तो हम देखते हैं कि बाहर हम जाकर के परिवार के साथ में नहीं रहते हैं। जल्दी-जल्दी भोजन कर लेते हैं, समय का अभाव रहता है। लेकिन अगर रात को जब व्यक्ति घर आता है या युवा घर आता है, तो परिवार के साथ बैठ कर के एक समय का भोजन करे, उस पे चर्चा करे, गपशप करे, तो उसका भी बहुत सारा उसमें दिन भर की दिनचर्या के बारे में भी चर्चा करें, उसका बहुत बड़ा परिणाम होता है। घर में सामूहिक प्रार्थना या फिर संध्या पूजा करने की आदत डालना चाहिए। हम ज़्यादा समय अगर नहीं है, तो केवल 2 मिनट का, 5 मिनट की प्रार्थना करें परिवार के साथ में, तो उसका बहुत बड़ा परिणाम होता है और हम हमारे युवाओं को मोल्ड कर सकते हैं और उनको हम अच्छे मार्ग पर लाने का प्रयास कर सकते हैं। ये हमारा कर्तव्य बनता है, परिवार का और हमारे समाज का। प्रातः जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। अर्ली टू गो बेड एंड अर्ली टू राइज बिकम्स हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं, वो तो वैसे ही स्वस्थ रहते हैं। जो लोग लेट नाइट सोते हैं और सुबह 10 बजे, 11 बजे, 9 बजे उठते हैं, उनके शरीर में वैसी बीमारियां होना चालू हो जाती हैं। तो ये आदत को बदलना चाहिए। आज का युवा वर्ग हम देखते हैं, रात में काम करते हैं, रात-रात भर जागते हैं, रात-रात भर पढ़ाई करते हैं और सुबह सो जाते हैं। ये हमें उनको समझाना बहुत ज़रूरी है। ये केवल योग के माध्यम से ही हम उन तक के पहुँचा सकते हैं। रात को समय पर सोने की आदत डालना चाहिए और जो लोग समय पे सोते हैं, सोने के पहले हमें गैजेट्स से दूर रहना चाहिए, मोबाइल से दूर रहना चाहिए। जो मोबाइल जितने भी गैजेट्स के प्रकार हैं, उनसे हम दूर रहें। अगर आप कुछ हिंसक चीज़ें देखते हैं, तो हमारे मन पर उसका प्रभाव होता है। टीवी में अगर कोई आप जैसे क्राइम पेट्रोल देखते हैं, उसका प्रभाव आपके मन पर होगा। इसलिए आप सोने से पहले इनसे दूर रहें। सोने से पहले आत्मचिंतन करना चाहिए। आत्मचिंतन क्या है? आत्मचिंतन का अर्थ होता है कि हम दिन भर में कौन से अच्छे-अच्छे कार्य किए हैं, हमारे से कौन-सा भला काम हुआ है, हमसे कौन-सी गलती हो गई जाने-अनजाने में, इस चीज़ का हमको स्वयं आत्मचिंतन करना ज़रूरी है, ये समझाएँ उन्हें और इस चीज़ को करें कि हमें कल कोई गलती दोहराना नहीं। स्कूल या कॉलेज में समस्याएँ आने पर उन्हें शिक्षक से मिलकर के सुलझाना चाहिए। माँ-बाप या पेरेंट्स को जाकर के मिलना चाहिए और उस चीज़ को हम सुलझाने का प्रयास करें। यदि कोई युवा बुरी संगत में है, तो माता-पिता या शिक्षक को उन्हें समझाना चाहिए। उनको काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। आप काउंसलिंग जो करते हैं, काउंसलिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन आवर लाइफ। आप डॉक्टर के पास जाकर के, साइकियाट्रिस्ट के पास में जाकर के काउंसलिंग करते हैं। मैं तो कहूँगा अगर माँ-बाप की काउंसलिंग बराबर है, हमारे मित्र की काउंसलिंग बराबर है, हमारी स्वयं की काउंसलिंग अगर बराबर है, तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ सकती है। और हम देखते हैं एक बात और ख़ास बताना चाहूँगा, माँ-बाप बार-बार बच्चों को डाँटते हैं, आपका परसेंटेज कम हो गए हैं, आपने पढ़ाई बराबर नहीं किया, आपका रिज़ल्ट डाउन हो गया है और बच्चा क्या होता है कि उस चक्कर में क्या करता है गलत स्टेप ले लेता है कई बार, तो उनको डाँटना नहीं चाहिए। मित्रवत आचरित, ये बहुत ज़रूरी है, इसको हम देख सकते हैं। परिवार का भोजन एक बार साथ में करें, गैजेट्स का कम से कम यूज़ करें, ये हमको ध्यान रखने का है।
अब मैं बताना चाहूंगा कि युवाओं में होने वाली जो समस्याएं हैं, क्या-क्या बीमारियों से हमारा आज का युवा वर्ग ग्रसित हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या बर्निंग प्रॉब्लम, ओबेसिटी। देखते हैं बच्चों के अंदर में आज बचपन से ही वजन बढ़ना चालू हो जाता है। कारण क्या है? इस पे हमें चिंतन करना चाहिए। उनकी खान-पान की आदतें, उनको माँ-बाप के द्वारा मतलब जो भी मदद की जाती है, डिपेंडेंसी, ये सब कम करना पड़ेगा। अगर वो हम कम करेंगे, उनको सही रास्ते पे लाएँगे, तो ही हम डिसीज़ निजात पा सकते हैं। दूसरा आता है हाइपरटेंशन। बहुत जल्दी गुस्सा आता है युवावस्था में, क्योंकि पित्त प्रकृति रहती है। पित्त जल्दी उनका ये हो जाता है। उनके अंदर में मतलब उनके अंदर पेशेंस नहीं होता है। तो पेशेंस लाने के लिए उनको हाइपरटेंशन से हमें दूर रखना चाहिए। तीसरा रहता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन के रोग। हम देखते हैं आज के युवाओं के अंदर में, आज के जो मतलब इन्हें आईटी सेक्टर में काम करने वाले हमारे जो बच्चे हैं या समाज के जो युवा हैं, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे मतलब लैपटॉप पे बैठ कर के काम करते हैं। और जब देखते हैं कि काम का प्रेशर बढ़ जाता है, तो पीठ में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, गर्दन दुखती है और फिर जाते हैं किसके पास में? डॉक्टर के पास में, फिजियोथेरेपिस्ट के पास में। मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है, मुझे बैठना नहीं हो रहा है, मेरा कैल्शियम कम हो गया है। ये स्पॉन्डिलाइटिस की तकलीफ जो रहती है, क्योंकि हमें इंटरमिटेंटली उनको बताना चाहिए कि आपको ये कार्य करते समय वर्क स्थान पे भी आपको कुछ समय के लिए गर्दन की एक्सरसाइज करना है। कुछ देर के लिए उठ कर के आपको खड़ा होना है। हर 1 घंटे के बाद में कम से कम 2 से 3 मिनट, 5 मिनट का आपको रेस्ट लेने का है। तो ये जो जितनी बताई है, ये तकलीफ़ें हम देखते हैं कि आज के युवाओं में हमको देखने के लिए बहुत ज़्यादा मिलती है। उसके बाद में आता है युवान पीढ़ी का, जिसे हम मुहासे कह सकते हैं, एक्ने कह सकते हैं, ये भी बीमारी बहुत आम बात है। ये नेचुरल परिवर्तन है। मुहासों का आना व्यक्ति के खान-पान की आदत पर निर्भर रहता है। अगर हमारे खान-पान में हम लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी या बाहर का मतलब जंक फूड खाते हैं या फिर हमारा खान-पान समय पे नहीं है, तो उनके अंदर में एक्ने या फिर कई बार हेरिडिटिकली भी मिलता है। इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। फैटी लिवर डिसीज़ेज़, फैटी लिवर आज के तारीख में बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गया है। बच्चों के अंदर में भी फैटी लिवर हो रहा है, युवाओं के अंदर में कभी ज़्यादा मिल रहा है। कारण है गलत संगत। ड्रिंक्स की आदत हो जाना, मतलब बच्चे लोग जो देखते हैं, युवा लोग देखते हैं रेव पार्टी, रात-रात में जाकर के पार्टियाँ करना और फिर शरीर में बीमारियाँ हो जाती हैं। फिर डॉक्टर के पास में आते हैं, सर मुझे मेरा पेट बराबर नहीं रहता है, डाइजेशन बिगड़ गया है, फैटी लीवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 मिलता है ऐसा देखने को। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है युवाओं में। तो इससे निजात पाने के लिए उन्हें योग के बारे में हमें समझाना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद आता है हार्मोन्स की विकृतियाँ। युवाओं के अंदर में यंग एज के अंदर में बहुत सारे हार्मोनल डिसीज हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चों के अंदर बच्चों के अंदर में युवाओं के अंदर में इम्पोटेंसी आ जाती है। कारण कि उनके अंदर में व्यसन सबसे बड़ा कारण है। अगर हम उन्हें व्यसन से दूर रखें, तो उनके अंदर में इस चीज़ को हम दूर कर सकते हैं। महिलाओं में होने वाले जो विकार हैं, सबसे आम समस्या है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज, पीसीओडी। इसके पहले क्या वक्ता ने हमें इस विषय पर प्रकाश डाला था, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। थायराइड डिसऑर्डर बहुत आम समस्या है। आजकल यंग एज के अंदर में थायराइड की तकलीफ पुरुषों में, महिलाओं के अंदर में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। कारण डाइटरी चेंजेस, हमारे खान-पान की गलत आदत। अ महिलाओं के अंदर में डिस्मेनोरिया या फिर मतलब मेट्रोरेजिया, ल्यूकोरिया जैसी बीमारियाँ महिलाओं के अंदर बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इस विषय में हमें देखना बहुत ज़रूरी है। एक विकार देखा गया है कि खून की कमी हो जाना, एनीमिया हो जाना। बहुत सारे बच्चे एनीमिया के शिकार रहते हैं, युवा भी शिकार रहते हैं। कारण रहता है कि उनके अंदर में उनकी खान-पान की आदत बिगड़ना, वो बहुत बड़ा कारण है। उनके अंदर में कॉन्स्टिपेशन होना, पेट के अंदर उनको पेट साफ नहीं होना चाहिए, पाइल्स की जैसी बीमारी हो जाना, फिशर जैसी बीमारियाँ हो जाना, ये एनीमिया के लिए कारण हो सकता है। और आज के तारीख में बहुत बड़ी समस्या है, बच्चों के अंदर में, युवाओं के अंदर में इंसोमेनिया। बहुत बड़ी समस्या है। इस पर हमें चिंतन करना चाहिए। इंसोमेनिया का कारण क्या है? आज का युवा वर्ग भटका हुआ है। उन्हें हमें इंसोमेनिया से दूर करने के लिए बताना पड़ेगा। समय पे सोना, समय पे जागना और अपने शरीर का ध्यान रखना, नहीं तो इंसोमेनिया के शिकार हो जाते हैं। मानसिक तनाव, मेंटल स्ट्रेस, पढ़ाई का तनाव, बच्चों में हम देखते हैं, बच्चे पढ़ाई के तनाव के अंदर में इतने ज़्यादा रहते हैं कि वो जाकर के मतलब फिर जो भी परीक्षाओं के अंदर बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। उन्हें अगर हम प्राणायाम कराएँ, कुछ देर का ध्यान कराएँ, तो मानसिक तनाव से हम निजात दिला सकते हैं। बालों का झड़ना बहुत आम बात हो गई है। असमय बालों का सफ़ेद होना, आजकल के इसमें बहुत सारी हार्मोन्स की विकृति के कारण सफ़ेद बाल जल्दी होना बहुत सारे युवाओं में देखने को मिलता है। अनेक प्रकार के
बहुत प्रकार के केमिकल्स का यूज करना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। बहुत प्रकार के मतलब यानी परफ्यूम्स यूज करना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अब हम युवाओं में योग के लाभ उन्हें हम कैसे समझाएं? तो आप उन्हें छोटी-छोटी बातों के माध्यम से समझा सकते हैं। यदि उनको हम बोलते हैं कि आप रोजाना कम से कम 15 मिनट, ज़्यादा मत करो, 15 मिनट या 20 से 30 मिनट योग करते हैं, तो आप उस चीज़ को आपका शरीर धीरे-धीरे आप ठीक कर सकते हैं। उनको समझाएँ आप। भागदौड़ भरी ज़िंदगी में, दिनचर्या में तनाव से राहत के लिए योग बहुत ज़रूरी है। हम योग जो लोग करते हैं या जो लोग युवा योग से जुड़ा हुआ है, वो अपने वर्क प्लेस पे हमेशा तनाव मुक्त रहता है, हर कार्य को अच्छे से कर सकता है। युवा योग करने से उसकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ती है, काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, वो हर काम समय पे कर सकता है, कामों में गलतियाँ कम से कम होंगी उसके अंदर में, उसका मन भी शांत रहता है और हमारा विल पावर, मेंटल स्टेटस बहुत अच्छा रहता है। यदि कार्यस्थल पर हमारे बॉस ने उसे मल्टीटास्क का काम दे दिया है, तो वह काम अगर योग से जुड़ा हुआ है, तो वो व्यक्ति एक साथ, एक समय में अनेक काम को अच्छे से कर सकता है और हर काम समय पे करेगा। मतलब उसका जीवन जो रहेगा संतुलित रहेगा, समय पे काम करने की आदत हो जाती है क्योंकि हम समय पर सोते हैं और समय पर उठने की आदत डाल देते हैं। हमेशा योग करने वाले खुश रहते हैं, स्वयं खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश रखते हैं, दूसरों के अंदर में खुशियाँ बाँटते हैं। काम करते समय यदि हम घर जब लौटते हैं, तो उस वक़्त हम लोग तनाव रहित रहेंगे। कौन? जो लोग योग से जुड़े हैं। इसलिए हमें युवाओं को योग का महत्व संक्षिप्त में समझाना बहुत ज़रूरी है। युवाओं के लिए योग का महत्व समझाते समय हमें एक बात और देखना है, योग सिर्फ़ युवाओं के लिए होता है, ऐसा समाज के अंदर में समझ है। आप सोच रहे होंगे कि योग केवल बच्चों और बुजुर्गों के लिए होता है, लेकिन उनके जीवन में योग का महत्व अलग है। बुजुर्ग लोग योग क्यों करते हैं? अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, हमारा शरीर अच्छा रहे, हमारा आगे का जीवन अच्छा रहे, इसलिए वो योग करते हैं। लेकिन युवाओं को भी योग करना क्यों ज़रूरी है? अरे मुझे तो अभी मतलब बहुत कुछ करना है, बहुत सारा पैसा कमाना है, मुझे बहुत सारी खुशियाँ लाना है, मुझे बहुत बड़ा बंगला बनाना है। अगर आपको ये सब करना है, तो आपको योग के तरफ में आपका झुकाव होना चाहिए। जो लोग योग से जुड़े हैं, वो लोग बहुत सारे काम अच्छे से कर पाते हैं और उनके निर्णय हमेशा सही होते हैं। युवा अपनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में थोड़ा-सा समय यदि योग के लिए निकालेंगे, तो पूरी तरह से फिट रह सकते हैं। पढ़ाई और नौकरी करने वाला युवा रोज़ाना यदि मैंने बोला है 15 से 20 मिनट योग करने की आदत अगर डाल दें और तो उसके ध्यान की क्षमता बढ़ जाती है, कार्य की क्षमता बढ़ जाती है। उसका शरीर अच्छा रहता है, सुसंगठित रहता है, मजबूत रहता है। इससे भी अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। युवाओं को नियमित योगाभ्यास को अपनी ज़िंदगी में सम्मिलित कर लेना चाहिए। इससे व्यायाम और जीवन के नए-नए आयाम को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए योग का महत्व युवाओं को समझाना ज़रूरी है। शारीरिक फिटनेस का ध्यान रखते हुए न सिर्फ आप ऊर्जा और स्फूर्ति को बेहतर बना सकते हैं, साथ ही यह उम्र के साथ होने वाली समस्याओं के जोखिम को भी कम करने में आपको सहायक हो सकता है। इसीलिए अब मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि कौन से योगासन के अभ्यास की आदत बना करके हम अपने ओल्ड एज के अंदर में युवाओं जैसी स्फूर्ति और बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये हमें आज समय की आवश्यकता है। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा कि हम खेल-खेल में उनको कैसे आसन सिखाएँ युवाओं को। सबसे पहला है ताड़ासन। आपको स्कूल में याद होगा हम लोग पीटी करते थे, तो उसमें ताड़ासन का ही तो प्रकार है। क्या फ़र्क है उसके अंदर? ताड़ासन के अंदर में हम देखते हैं कि स्ट्रेचिंग होता है, शरीर की मांसपेशियों में खिंचाव होता है। हम अगर जब पैर के पंजों पर खड़े होते हैं, तो पैर के टखने, घुटने, कमर की जो कूल्हे की हड्डी, बाजू के जो पार्श्व है, वो छाती, कंधे, कोहनियाँ सभी प्रभाव में आती है, खिंचाव देने से। तो इससे हमें ये भी बताना बच्चों को कि अगर हम ताड़ासन करते हैं, खड़े रह करके या लेट करके, तो इससे हमारे बच्चों के अंदर में उनकी लंबाई बढ़ती है। जो बच्चे बौने रहते हैं, उनको ताड़ासन कराएँ, उनको समझाएँ इसका महत्व, तो ये फ़ायदे हैं। पाचन तंत्र मजबूत होता है ताड़ासन करने से। ताड़ासन करने से शरीर में रक्त का प्रवाह सही तरीके से होता है और हमारा रक्त का प्रवाह सही होगा तो हमारा फिटनेस भी अच्छा रहेगा, शरीर के अंदर में हीमोग्लोबिन अच्छा रहता है। और कई लोगों को घुटनों में, टखनों में दर्द हो, हाथों
में दर्द होना चालू हो जाता है तो ताड़ासन से उनके अंदर में बहुत फायदा होने लगता है। ये हमें बच्चों को समझाना या युवाओं को समझाना बहुत जरूरी समय की आवश्यकता है। इसका दूसरा पूरक भाग है तिर्यक ताड़ासन। सेम है, आप सब जानते हैं, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। इसे हम तिर्यक ताड़ासन के अंदर में दाईं ओर और बाईं ओर जब हम करते हैं तो इससे हमारे जो हिप्स रहते हैं या जो पेट की साइड का भाग रहते हैं उसकी चर्बी कम हो जाती है, पार्श्व का भाग खिंचाव आता है। इसका परिणाम होता है साइटिका जैसे विकार मतलब इसमें दूर होते हैं। इसके नियमित अभ्यास करने से हमारा शरीर लचीला बनता है, शरीर में इलास्टिसिटी बढ़ जाती है। तिर्यक ताड़ासन से मेरुदंड की मालिश होती है, मेरुदंड हमारा सीधा रहता है, बुढ़ापे में हमारी कमर झुकती नहीं है। तिर्यक ताड़ासन के नियमित अभ्यास से हमारे कंधे जो रहते हैं वो पुष्ट होते हैं, कंधे मजबूत होते हैं, हमारे कोहनियां मजबूत होती है, हमारे मतलब पार्श्व जो रहता है, पार्श्व की जो जिसको अपन लिप्स बोलते हैं मजबूत होती है, और कमर की चर्बी कम करने में यह आसन बहुत फायदेमंद है। तो हम बच्चों युवाओं को बताएं कि यदि जो लोग ओबेसिटी है, एक्वाल ओबेसिटी है, पीएस ओबेसिटी है, उन लोगों को तिर्यक ताड़ासन करने से उनमें काफी लाभ हो सकता है। जिन लोगों की लंबाई कम है उनके लिए भी यह आसन उपयोगी है। अब इसके बाद आता है वृक्षासन। खेल खेल में सिखाए उन्हें वृक्षासन हम कैसा करें करके, तो हम बोल सकते हैं उनको चलिए खड़े हो जाएं आसन के मध्य में, कहीं पर भी पार्क में करवा सकते हैं और देखते हैं कि आप इसके अंदर में वृक्षासन की स्थिति में हमारा जो कंसंट्रेशन होता है वो होना चाहिए, किसी एक बिंदु पर नजर केंद्रित कर देते हैं और हम आपको स्थिति बताने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। तो वृक्षासन भी काफी उपयोगी आसन युवाओं के अंदर में हम करवाएं शुरुआती दौर में तो लाभकारी हो सकते हैं। वृक्षासन से हमारी जांघें, पिंडलियां, टखने और रीढ़ की हड्डियां मजबूत होती है, रीढ़ मजबूत होती है। आंतरिक जांघें और छाती कंधों में खिंचाव आता है तो ये भी लाभकारी हो सकता है। वृक्षासन से हमारा बैलेंसिंग अच्छा होता है और वृक्षासन से साइटिका जैसे विकार के अंदर में राहत मिलती है, उससे हमें साइटिका जैसे विकार दूर करने में यह आसन काफी उपयोगी हो सकता है। जो फ्लैट फुट के जो पेशेंट रहते हैं, जिनके पैर हमेशा नीचे से फ्लैट फुट रहते हैं, उनको डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप वृक्षासन करते हैं तो फ्लैट फुट भी इसके अंदर में उसका ठीक हो सकता है या उसमें काफी उसको राहत मिल सकती है। अब आता है वज्रासन। वज्रासन का अर्थ बताया गया है पूरा शरीर हमारा वज्र के समान मजबूत होता है, इसलिए हम इसे वज्रासन बोलते हैं। इस आसन को करने के लिए बहुत सिंपल विधि है, हम लोग जानते हैं सभी लोग, और देखते हैं कि कई समुदाय के लोग इस आसन में बैठ करके बहुत सारी क्रियाएं करते हैं। एक उदाहरण देना चाहूंगा मैं कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं वो लोग वज्रासन में बहुत ज्यादा बैठते हैं, नमाज पढ़ते हैं उस समय वज्रासन में बैठते हैं, तो उनके टखनों में पैरों में दर्द कम होता है। व्यापारी वर्ग रहते हैं बहुत सारे जो इस आसन में बैठते हैं, तो ये एकमात्र आसन है जो हम कभी भी कर सकते हैं, खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद, और इस आसन में बैठने से हमारे पैरों का दर्द ठीक होता है। वज्रासन के फायदे जो बताए हैं, हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है, कब्ज भी टूटती है। ऐसा योगा है कि जिससे आपको गैस, एसिडिटी, अपचन की समस्याएं दूर होती है। इस आसन में बैठने से पैरों के अंदर में जो वेरिकोज वेन्स जैसे विकार रहते हैं या जो जिसको अपन बोल सकते हैं कि वेन्स ब्लॉक हो जाती है कई बार, तो वो विकार इसमें ठीक होते हैं। कि जिसके अंदर में मतलब जो वेन्स ब्लॉक होती है तो उसके लिए आर्टेरियल ब्लॉकेज रहता है वो क्लियर होता है और उसमें काफी राहत मिलती है, या उनको होता ही नहीं है। इससे हमारे शरीर में जो जमा एक्स्ट्रा चर्बी है वो भी कम होती है, जंघाओं की चर्बी, सामने की तरफ की जो चर्बी रहती है वो कम होती है। जिन लोगों की जंघाएं बहुत बड़ी हैं, हिप्स बड़े हैं, उनको इस आसन में बैठाने से काफी लाभकारी आसन बताए गए। और सबसे इंपॉर्टेंट वज्रासन का महत्व है एकाग्रता बढ़ने में यह आसन बहुत उपयोगी है। जब भी हम कोई ध्यान करते हैं, कोई कार्य करते हैं या कोई चर्चा करते हैं तो वज्रासन में बैठ के अगर हम करते हैं तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा होता है। अब इसके आगे आता है वीरभद्रासन। स्कूलों में यह आसन कराया जाता है, मुझे याद है, जिसे हम वॉरियर पोज कहते हैं। ये आसन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को हम ये आसन अगर सिखाएं तो बच्चे हमसे ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। और इस आसन के अंदर में जो अपन जो शरीर के पैरों में अंतर करके जब सामने की तरफ शरीर को स्ट्रेच करते हैं तो हमारे पैर की जंघाएं या पैर की जो टांगों की नसें रहती हैं वो विशेष रूप से प्रभाव में आती है और उससे टांगों की नसों की क्रियाएं ठीक होती है, घुटनों का दर्द भी ठीक होता है। तो ये आसन वीरभद्रासन की पोजीशन करते हैं तो काफी उपयोगी हो सकता है। इससे हमारे छाती और फेफड़ों वाले भाग में खिंचाव आने लगता है, कंधे, गर्दन, पेट में भी खिंचाव आता है, हमारे कंधे, बाजुओं और पीठ की मांसपेशियां पुष्ट होती है, जांघों की जांघें, पिंडलियां, टखने मजबूत होते हैं।
वीरभद्रासन का नियमित अभ्यास करने से साइटिका जैसे विकार के अंदर में या जो भी पैरों के अंदर में दर्द होना, तो इसमें काफी राहत मिलती है। बहुत आम बीमारी है, होती है कई लोगों को जो कंटिन्यू स्टैंडिंग वर्क करते हैं, उनके अंदर में ये बीमारी बहुत ज्यादा मिलती है। खड़े रह करके काम करना घंटों से, उनमें बीमारी ज्यादा मिलती है, उनके लिए वीरभद्रासन काफी उपयोगी हो सकता है। अब आता है अर्धचंद्रासन, बहुत इंपॉर्टेंट आसन है अर्धचंद्रासन। अपन देखते हैं कि इसमें अपन एड़ी पंजे मिला करके आसन मध्य खड़े हो गए हैं, दोनों हाथ ऊपर मिला करके आपस में नमस्कार मुद्रा, और इसमें श्वास को अपन मतलब भरते हैं, खींचते हैं और दाईं ओर और बाईं ओर आसन को करते हैं। ये आसन बहुत सिंपल है, बच्चे लोग अच्छे से करेंगे, युवाओं को हम सिखाएंगे तो काफी इसके लाभ हो सकते हैं। इस आसन के करने से हमारा पूरा शरीर प्रभाव में आता है, शरीर की इलास्टिसिटी बढ़ती है। इस आसन के करने से जो लोगों को हमारे जो हिप्स हैं या पेट जिनका बाहर निकल गया है, उनके लिए ये आसन बहुत लाभकारी है। इस आसन के करने से कॉन्स्टिपेशन जैसे विकार दूर होते हैं, छोटी आंत बड़ी आंत प्रभाव में आ जाती है, इवन हमारे जो वृक्क है वो भी प्रभाव में आते हैं, पाचन सशक्त होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट है तनाव को दूर करने के लिए ये आसन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एकाग्रता भी हमारी अच्छी होती है। अब आता है मार्जर आसन। आजकल हम मार्जर आसन हमारे योग संस्थान में हमारे चार्ट के अंदर में नियमित चार्ट में भी बताया गया है, नया आसन है, लेकिन कुछ लोग करते हैं। ये आसन बच्चे लोग बहुत अच्छा करते हैं, जो बच्चे लोग रहते हैं उनको हम देखते हैं कि वो लोग हमसे अच्छा कर सकते हैं। तो मार्जर आसन के अंदर हम देखते हैं कि जैसे अपन बचपन में याद होगा घोड़ा बन करके हम चलते थे, तो वो स्थिति है इसके अंदर में। इसके अंदर में दोनों हाथ 90 अंश तक के, पैर 90 अंश तक के, और पहले गर्दन को अपन सीधी करते हैं, कमर को नीचे दबाते हैं, गर्दन ऊपर, श्वास भरते हुए, फिर श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे, अनवटी छाती को लगाते हैं और कुबड़ को ऊपर निकालते हैं। इससे हमारा स्पाइन प्रभाव इसके लाभ बताना चाहता हूँ। इससे मार्जर आसन से बैक पेन ठीक होता है, कमर में होने वाले जो पीठ में होने वाला दर्द वो भी ठीक होता है। मार्जर आसन तनाव मुक्ति के लिए बहुत अच्छा आसन बताया गया है। मार्जर आसन के करने से हमारा मन मानसिक संतुलन बना रहता है, मन में शांति प्रदान होती है। इस आसन के करने से हमारे कंधे और कलाइयां दोनों प्रभाव में आती हैं और वो मजबूत होते हैं। अब आता है सबसे अंत में हम छोटा सा आसन कराएंगे, नाम तो बहुत छोटा सा है, शवासन, लेकिन इसके फायदे बहुत ज्यादा है। इसे सभी योग के अंत में, सभी आसनों के अंत में किया जाता है, ताकि हमारा आसन के बाद शरीर में जो थकान आती है वो दूर हो जाए, शरीर हमारा शांत और स्थिर हो जाए। तो शवासन का अर्थ होता है पूरे शरीर को सौ के समान पूरा निढाल छोड़ देने का। देखने में आसन हमको बहुत सादा लगता है, लेकिन इसके प्रभाव बहुत ज्यादा है। इससे हमारा मन शांत होता है, थकान दूर हो जाती है, मांसपेशियों के अंदर में जो खिंचावट आती है वो कम हो जाती है, और हमारा शरीर ऊर्जा से पोषित हो जाता है, एनर्जी हमारी लेवल बढ़ जाती है, और पेट को कम करने के लिए भी शवासन उपयोगी बताया गया है। और बहुत सारे रिसर्च में ये भी बताया गया है कि पेट का मोटापा कम करने में यह आसन लाभकारी हो सकता है। कितना कारगर है ये, हमें इसके ऊपर में और अधिक अध्ययन करना चाहिए। शवासन सबसे प्रिय आसन होता है, किसी को करने बताए तो हम लोग अच्छे से कर सकते हैं, इसलिए शवासन का अभ्यास, और शवासन में हमें संकल्प देना बहुत जरूरी है। एक बात आप ध्यान रखें, जब भी आप युवाओं में शवासन कराते हैं तो आसन के प्रति, प्राणायाम के प्रति और ध्यान के प्रति हमें उनको आकृष्ट करने के लिए शवासन में आप उन्हें संकल्प जरूर दें। शवासन में संकल्प देने से हमारी मानसिक स्थिति बदलती है, पॉजिटिविटी बदलती है, इसलिए शवासन करना बहुत जरूरी है। सबसे अंत में मैं बताना चाहूंगा सूर्य नमस्कार। आप कुछ ना करें, युवाओं को प्रारंभिक स्थिति में अगर हम उन्हें सूर्य नमस्कार अगर कराना सिखा दें, तो सूर्य नमस्कार की जो 12 अवस्थाएं बताई गई है, इन 12 अवस्थाओं के अंदर में बहुत सारे आसन का प्रभाव हमारे शरीर पर होना चालू हो जाता है, और बच्चे लोग इस आसन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हम देखते हैं कि स्कूल में भी सूर्य नमस्कार कराया जाता है, और सूर्य नमस्कार की स्पर्धाएं भी लेते हैं। शरीर के समस्त ग्रंथ प्रणालियां प्रभाव में आती है, शरीर तंदुरुस्त रहता है, शरीर के सभी अंग एक साथ काम करते हैं। इस आसन को करने से पेट भी हमारा कम होता है, और सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने से मोटापा कम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्हें मोटापा नहीं है उनका वजन भी संतुलित होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जिन्हें पेट की तकलीफ है, चर्बी बढ़ी हुई है, उनके लिए सूर्य नमस्कार
बहुत लाभकारी हो सकता है, बशर्त है कि सूर्य नमस्कार करने के समय दौरान हर अवस्था का लाभ और उसका प्रभाव हमें युवाओं को बताना आज समय की आवश्यकता है। उनको हम समझा करके बताएं तो वो लोग अपने आप उनकी रुचि निर्माण होने लगेंगी और इससे मतलब हमारे योग से जुड़ने लगेंगे। युवाओं के लिए हम देखते हैं कि हमारा जो युवा वर्ग है, उनके अंदर में हमें उनको शुरुआती दौर में सिखाने के लिए गहरे लंबे श्वास, ओम ध्वनि और गायत्री मंत्र, इसका इम्पोर्टेंस बताना बहुत जरूरी है। आप योग कराने के पहले युवाओं में पहले उनका आप वाइटल कैपेसिटी ठीक करें, उनका लंग्स की जो कैपेसिटी वो ठीक करें। हम देखते हैं बहुत सारे युवा वर्ग, कोई अस्थमा से ग्रस्त है, किसी को खांसी की तकलीफ है, किसी को श्वास की तकलीफ है, तो उनको आप धीरे धीरे वाइटल कैपेसिटी बढ़ाएं। आपने देखा होगा कोरोना काल में जिन लोगों ने गहरे लंबे श्वास का अभ्यास किया है, उनके लंग्स अच्छे रहे थे। जिन लोगों को नहीं था, वो लोग बहुत सारे डिसीज से सफर हो गए थे, म्यूकरमाइकोसिस और वेंटिलेटर पे तक चले गए थे। तो इसलिए हमें गहरे लंबे श्वास का महत्व समझाना जरूरी है। बहुत सिंपल प्रक्रिया होती है, लेकिन यदि हम क्रिया के दौरान पूरा ध्यान श्वासों पर केंद्रित करें, ये बात उन्हें अगर समझाएं, तो वो युवा उसके प्रति आकृष्ट होते हैं और उनके अंदर में उसके परिणाम दिखते हैं। ओम ध्वनि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बोलते हैं कि 2:1 के अनुपात में ओम ध्वनि करें, तो इसका भी महत्व है। ओमकार करने से हमारे वाणी के दोष दूर होते हैं, हमारा स्वर सुरीला होता है। ओम ध्वनि से हमारे मस्तिष्क में अल्फा तरंगों की निर्मित होती है, अल्फा तरंग की निर्मित होती है, मन हमारा शांत होता है। इसलिए ओम ध्वनि हम शुरुआती दौर में अगर युवाओं को बताएं, इसका महत्व समझा करके बताएं, तो काफी लाभकारी हो सकता है। और उसके बाद आता है गायत्री मंत्र। बहुत सारे स्कूलों में गायत्री मंत्र का अभ्यास कराया जाता है। हमारे घर में भी जब कोई अनुष्ठान होता है, कोई कार्य होता है, तो हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। तो गायत्री मंत्र के करने से हम देखते हैं कि जो लोग गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं, उनका मानसिक संतुलन अच्छा रहता है, मन हमारा प्रसन्नचित्त रहता है। इसके मंत्र के महत्व को भी युवाओं को समझाना बहुत जरूरी है। तो ये थोड़े से समय के अंदर में, हम कम समय के अंदर में ये क्रियाएं अगर कराते हैं, तो उनके शरीर में बहुत सारे लाभ अपने को देखने को मिलते हैं। अब आता है प्राणायाम। बहुत इंपॉर्टेंट है। अष्टांग योग में प्राणायाम का अपना महत्व है। अगर हम कुछ करें या न कर पाए समय अभाव में, तो केवल प्राणायाम अगर हम कर लेते हैं, तो भी इसका बहुत सारा इंपॉर्टेंस रहता है। प्राणायाम शब्द में 2 शब्द बताए, प्राण और आयाम। इसका अर्थ होता है हमारे शरीर में 5 प्राण होते हैं, तो उन प्राणों को हम स्वयं के नियंत्रण में कैसे रखें। प्राणायाम प्राणायाम के अंदर में श्वासोच्छ्वास की क्रिया है, अपनी स्वयं की श्वासों को नियंत्रित करना, स्वयं की श्वासों के ऊपर में विजय प्राप्त करना प्राणायाम है। इसमें जो बताए गए हैं प्राणायाम के अंदर में, हम देखते हैं कि 5 प्राण बताए गए हमारे शरीर के अंदर। 5 प्राण कौन से प्राण है, तो अपन देखते हैं। 5 प्राण को समझना चाहिए। प्राण, उदान, समान, अपान और व्यान, ये 5 प्राण बताए गए हैं। तो ये जो प्राण रहते हैं हमारे शरीर में रहते हैं, हमारी शरीर की निर्मित इनसे ही होती है। अगर हमारे प्राण नियंत्रित अगर है, तो हमारा सब कुछ नियंत्रण होता है। इसलिए प्राणायाम का महत्व युवाओं को बताना हमको बहुत जरूरी है। तो प्राणायाम की महत्व को समझाते हुए अगर हम ये क्रियाएं कराते हैं, छोटी छोटी क्रियाएं हैं। सबसे पहले आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम हम सभी करते हैं, लेकिन अगर हमें युवाओं को प्राणायाम समझाना है, तो अनुलोम और विलोम कैसे करना है, ये उनको हमें समझाना बहुत जरूरी है। इसकी बारीकाई क्या है, ये समझाना जरूरी है। इसके लाभ क्या हो सकते हैं, ये बताना जरूरी है। इससे हमारे फेफड़ों पर क्या प्रभाव होता है, ये बताना जरूरी है। तो ये क्रियाएं हम अगर उनको इसके महत्व, लाभ और प्रभाव बताएं, तो मुझे लगता है कि इसका बहुत ज्यादा युवाओं में फर्क पड़ सकता है। एक अग्निसार प्राणायाम हम करते हैं, सभी जानते हैं, मैं इस पर ज्यादा नहीं ये करूंगा, लेकिन अग्निसार प्राणायाम से युवा अवस्था में जो लोग अग्निसार करते हैं, उनकी अग्नि जो रहती है, उनकी जठर जो रहता है, उनका पचन जो रहता है, वो अच्छा रहता है और उनके अंदर में कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारियां नहीं होती। ये हम इन्हें समझा करके बताएं। बहुत सारे युवा इंडाइजेशन से ग्रस्त रहते हैं, हाइपर एसिडिटी से ग्रस्त रहते हैं,
पेट में गैसेस भरना, इंडाइजेशन हो जाना, उन्हें हम अग्निसार क्रिया अगर कराते हैं तो हमारे पेट की जो पेरिस्टाल्सिस रहती है वो बढ़ जाती है। पेरिस्टाल्सिस बढ़ने की वजह से हमारी आंतें क्रियाशील हो जाती है, हमारा आमाशय क्रियाशील हो जाता है, हमारा लीवर और पैंक्रियास भी एक्टिव होता है। तो अग्निसार प्राणायाम जो रहता है वो युवाओं के अंदर में डाइजेशन से संबंधित विकार के लिए बहुत उपयोगी है। कपालभाति, कपालभाति में हम कपालभाति का अर्थ भी समझाएंगे उन्हें। कपाल का अर्थ होता है माथा और भाति का अर्थ होता है चमकना। जो लोग कपालभाति करते हैं उनका चेहरा हमेशा ग्लोइंग रहता है, तेजस्वी रहता है, चेहरे पे तेज रहता है, हमारा मुख प्रसन्न दिखता है। तो कपालभाति की क्रिया अगर हमको समझा करके बताएं तो कपालभाति जो रहता है इससे हमारा चेहरे पर सबसे पहले प्रभाव पड़ता है, मन पर प्रभाव पड़ता है। कपालभाति से पेट का जब हम स्ट्रोक्स डायफ्राम पर जब स्ट्रोक पड़ते हैं तो हमारे पेट की अतिरिक्त चर्बी भी कम होती है, पेट का मोटापा कम हो जाता है। और कपालभाति जो रहते हैं इससे मानसिक नियंत्रण भी होता है, मन हमारा शांत रहता है। इसलिए कपालभाति करवाते समय छोटी छोटी क्रियाएं कराएं, कम समय के लिए कराएं उनको, लेकिन उनको समझा करके हम कराएं तो काफी उपयोगी है। उसके बाद आता है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी के अंदर में भ्रमर के समान हम गुंजन करते हैं, क्रिया सभी जानते हैं, इस पे बहुत ज्यादा प्रकाश डालने की जरूरत नहीं है। भ्रामरी के अंतर्गत हम पद्मासन सुखासन में बैठते हैं, पहली 2 उंगलियां आंखों पर, 2 उंगलियां मुखों पर, अंगूठे हल्के से कान में रखते हैं और एक गहरी लंबी सांस लेकर के भंवरे के समान मधुर की क्रिया करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम से भी हमारा मन शांत होता है, हमारे आसपास का वातावरण भी शांत होता है। भ्रामरी प्राणायाम से मस्तिष्क में अल्फा तरंगों की निर्मित होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है, इसलिए भ्रामरी प्राणायाम बच्चों में, युवाओं में हम कराने की उनका अभ्यास कराएं। शीतली प्राणायाम, शीतली प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट प्राणायाम है। गर्मी के दिनों में अक्सर करके शीतली प्राणायाम करने से जो एसिडिटी वगैरह बढ़ती है वो कम हो जाती है, लू लगना जैसी बीमारियां कम होती है। शीतली प्राणायाम करने से, शीतली शीतकारी प्राणायाम करने से उनके शरीर में जो होने वाली हीट है, पित्त की वृद्धि है, वो कम होती है और मन हमारा शांत हो जाता है। सबसे अंत में आता है ध्यान की प्रक्रिया। ध्यान की प्रक्रिया जो करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। समय अभाव में यदि हम सुबह शाम संध्या भी करते हैं, 5 मिनट के लिए अगर बैठ जाएं तो हमारा ध्यान हो जाता है। ध्यान करने के लिए एक बात बताना चाहूंगा, यदि हम अपने हाथ पैर धो करके बैठते हैं, हमारा एक छोटा सा आसन, उस पर अगर हम ध्यान की प्रक्रिया करते हैं, केवल आंखें बंद करें और स्वयं की श्वासों को देखना प्रारंभ करें, ये अगर हम करते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। हम स्वयं से बातें करने लगते हैं, स्वयं को पहचानने लगते हैं, स्वयं की शक्तियों को समझने लगते हैं। तो ध्यान की प्रक्रिया से हम स्वयं से जुड़ जाते हैं, आत्मा का परमात्मा से मिलन होना प्रारंभ हो जाता है। ध्यान की प्रक्रिया से हम बहुत सारे मतलब हम लोग विजय प्राप्त कर सकते हैं, जीत सकते हैं। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें हमारे मानव कल्याण के लिए हमें आगे बढ़ा सकती है, हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो ये जो मतलब मैंने प्राणायाम का महत्व बताया, ये भी एक बहुत जरूरी है। अब हम बच्चों को, युवाओं को हम कैसे आकृष्ट करें, तो खेल खेल में आसन कैसे सिखाएं हमको। आपने देखा होगा स्कूल के अंदर में योगा होता है, सामूहिक योगा होता है, सामूहिक पीटी होती है, यही तो हमारे को सिखाना है। हम भी तो सामूहिक करते हैं, यही सामूहिक प्रक्रिया के अंदर में युवाओं को जोड़ें, उन्हें सामने लाएं, उन्हें सामने ला करके उनको प्रोत्साहित करें, योग का महत्व समझाएं, ये इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं आजकल तो ऐसा हो गया है कि आर्मी के अंदर में, नेवी के अंदर में और मिलिट्री के अंदर में भी योग का इम्पोर्टेंस अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको समाहित कर दिया है। अभी आने वाले समय के अंदर में स्कूल के अंदर में जो एजुकेशन है उसके अंदर में भी योगासन कंपलसरी होने वाला है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बशर्ते हमारे जो भारतीय योग संस्थान है इसका भी कंट्रीब्यूशन इस क्रिया में होना चाहिए। ये बात मैं विशेष रूप से यहाँ बताना चाहूंगा। साले युवाओं में या स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रंस रहते हैं, यंगस्टर्स रहते हैं, उनको हम योग के प्रति कैसे आकृष्ट करें। तो सबसे पहले हमें उन्हें बताना है कि भैया अगर आपको अपना जीवन अच्छा रखना है, आपकी हेल्दी लाइफ अगर रखना है तो उनको योग का महत्व बताएं, फिटनेस का महत्व समझाएं। फिटनेस के लिए जिम जाने की जरूरत नहीं है, फिटनेस के लिए साइकिलिंग की जरूरत नहीं है, फिटनेस के लिए आपको बहुत बड़ी मैंने योगा बहुत बड़े पावर योगा में जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी योगा ट्रेनर दूसरे ट्रेनर के पास जाने की जरूरत नहीं है, पैसे भर करके करने की जरूरत नहीं है। आप फ्री में उनको कैसा फिटनेस दे सकते हैं, इसके लिए आप उनको
उनको तैयार करें, उनको खान-पान का महत्व बताएँ, युवाओं को क्या खाने से क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन से एज में क्या खाने से क्या बीमारियाँ हो सकती है, ये भी बताने। जंक फूड आज के समय में युवाओं में बहुत बड़ी समस्या है। पिज़्ज़ा, बर्गर्स, नूडल्स हम देखते हैं कि कॉर्नर यहाँ पर बहुत सारे खुल गए हैं। लोग वहीं जाकर के खाते हैं और उस चीज़ को उसके जब दुष्परिणाम चालू हो जाते हैं, तो फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ये भी हमको उनको बताना है। जंक फूड के अंदर में अजीनोमोटो नाम का एक पदार्थ होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा घातक होता है। ये युवाएँ नहीं जानते हैं, उनको बताएँ आप, अजीनोमोटो हमारे शरीर के लिए बहुत घातक होता है, तो उनको हम बताएँ। आज के बच्चे देखते हैं, पानी कम पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा पीते हैं। आपने देखा होगा खाने के साथ में कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। आप उनको बताइए, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO होता है और वो हमारे शरीर के लिए घातक होता है। इसलिए जंक फूड से दूर रहें। शालाओं में दैनंदिन योग तालिका, योग का टाइम टेबल बना करके सप्ताह में कम से कम 1 दिन योगासन की तालिका शुरू करें, तो जिसके माध्यम से हम युवाओं को अपनी तरफ आकृष्ट कर सकते हैं। स्कूलों में जाकर के योग का महत्व समझाएँ, बच्चों को योग के ऊपर में लेक्चर्स दें, उन्हें हम मोटिवेट करें। ये मोटिवेशनल प्रोग्राम जो है हमारे को भारतीय योग संस्थान के माध्यम से हमारे जितने भी साधक हैं, शिक्षक हैं, उनको करना चाहिए। योग से संबंधित ग्रुप एक्टिविटीज हम करें, छोटी-छोटी एक्टिविटीज करें, ग्रुप एक्टिविटीज, कॉम्पिटिशन्स करें। जो लोग कॉम्पिटिशन में भाग लेते हैं, सूर्य नमस्कार में भाग लेते हैं, योगा के अंदर में अच्छा पोस्चर है, उन्हें हम प्रोत्साहित करें, उन्हें हम मतलब उन्हें हम सर्टिफिकेट दें, उन्हें हम मतलब प्राइज़ दें, तो योग से लोग जुड़ेंगे। स्कूल में योग की स्पर्धाएँ आयोजित करें, आज ये समय की आवश्यकता है। और फिजिकल ट्रेनिंग, जिसे हम बोलते हैं पीटी, सप्ताह में आयोजित करें। योग करने से बच्चों का आईक्यू और ईक्यू दोनों भी बढ़ने के अंदर में प्राणायाम और मेडिटेशन बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। ये आप एक बात बिल्कुल निश्चित समझ लें, इसको भी हमें उनको समझाना बहुत ज़रूरी है। ये हम खेल-खेल में उन्हें समझाने का प्रयास करें, ताकि युवा वर्ग योग से जुड़ें और योग के प्रति अपनी अलख जगाने के लिए उनको हम आगे लाएँ। और ये प्रयास जो है भारतीय योग संस्थान बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है, आगे भविष्य में करेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और अब मैं कुछ थोड़ा-सा एक स्लाइड है मेरी। देखते हैं कि पहले हम लोग देखते थे कि गेम्स बच्चे खेलते थे। क्या खेलते थे? इंडोर गेम्स। घर में बैठ कर के चेस खेलना, लूडो खेलना, आपने देखा होगा सांप-सीढ़ी खेलना, ये खेलते थे बच्चे, हैं? और करना। लेकिन आज हम देखते हैं कि आउटडोर गेम फैशन खा गया। क्रिकेट खेलना खत्म, फुटबॉल खत्म, बास्केटबॉल खत्म, गोल्फ खत्म, लिफ्टिंग खत्म, ये सब खत्म हो गया और अभी क्या आ गया है? मोबाइल। पूरे समय मोबाइल पे लगे रहते हैं। अगर माँ-बाप ने डाँट दिया, तुम मेरे को बोलना नहीं बीच में, मुझे डाँटना नहीं, मैं काम कर रहा हूँ, आवश्यक आवश्यक काम कर रहा हूँ। और क्या देखते हैं? उल्टी-सीधी चीज़ें। कोरोना काल के अंदर में जो छोटे बच्चे थे, उनको जो मोबाइल दिया गया, आज उनके अंदर में मोबाइल इंड्यूस बहुत सारी समस्याएँ निर्माण हो गई। इसे हमें दूर करने के लिए गैजेट से कम समय में रहें, उनसे दूर रहें, इसके ऊपर में तो अगर हम इंडोर गेम्स के बजाय आउटडोर गेम्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, खुले में योगा करने को उनको सिखाएँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अपने मिशन में, अपने उद्देश्य में सफल हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए उपलब्धि है। और इसी के साथ आपने मुझे सुना, मेरे विचारों को सुना, इसके लिए आप सभी का मैं बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप योग को इसी तरह आगे बढ़ाते रहिए और योग हमारा जो है घर-घर तक पहुँचे, हर घर तक योग। घर-घर तिरंगा, हर घर योग, घर-घर योग, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए भारतीय योग संस्थान के माध्यम से हमें इस कार्य को बीड़ा उठाना है और इस काम को आगे बढ़ाना है। पूरा भारतीय योग संस्थान हमारे साथ में खड़ा है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको सुनने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर, आपने बहुत ही सुंदर और सरल भाषा में हमारा मार्गदर्शन किया। अब मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर राजन पटेल को, वे भी हमारा थोड़ा मार्गदर्शन करेंगे। डॉक्टर राजन पटेल। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर असाठी का बहुत ही धन्यवाद देता हूँ कि ऑलमोस्ट सभी विषय कवर किए उन्होंने, और जो विषय जो बच्चों को कैसे समझाना है, कैसे उनको आगे बढ़ाना है, हार्मोनल चेंजेस कैसे होते हैं,
ये सभी बहुत ही अच्छी तरह स्लाइड से दिखाए। ये स्लाइड को ढूंढ के निकालना ये भी एक आर्ट है। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह ये समझाया। अभी बच्चों में टिपिकली जो रहता है, ये बच्चों में विकास का समय रहता है, युवाओं में दृढ़ता पैदा करने का समय रहता है, और वृद्धों में खास करके हमें खुद को संतुलित रखना है, खुद को संमति ये रखना है और अपना स्वास्थ्य बरकरार रखना है। इसमें खास करके युवाओं में क्या क्या करना है, सभी पॉइंट्स डॉक्टर आसाटी ने बहुत ही अच्छी तरह क्लियर किए हैं। स्लाइड्स भी बहुत ही अच्छी तरह उन्होंने ये प्रेजेंट की है। मैं उनको खास करके धन्यवाद देता हूँ। और युवाओं को आगे कैसे बढ़ाएं, इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से अभी स्कूल में तो चालू हो रही रहा है और कंपल्सरी भी हो रहा है। स्कूल में कैसे ये योगा हम आगे सिखा सकते हैं, ये भी एक विषय है। और ये विषय खास करके हम जो बड़ों को योग सिखाते हैं वो टोटली अलग है, और बच्चों को सिखाना ये भी टोटल अलग है। ये दोनों एक कला है। ये कला हमें शिक्षक को जाननी चाहिए। जो जब भी हम छोटे बच्चों को योग सिखाते हैं, तभी शिक्षक जो रेगुलर सिखाता है उससे टोटली अलग प्रकार से उन्हें सिखाना पड़ता है। कि चलो हम हंसने की क्रिया करेंगे, बस बाद में हफ्ते के बाद में हम बोल सकते हैं कि हंसना क्यों है, ये पहले ही दिन बताएंगे तो उसको कुछ फायदा नहीं होगा। मगर जब भी हफ्ते तक हंसाएंगे और बाद में बोलेंगे कि हंसने के आपको ये चीज लिखोगे, तो वो उनको बहुत ही अच्छा लगेगा। सभी ये पॉइंट्स बहुत ही अच्छी तरह क्लियर किए। अर्धचंद्रासन, फिर वृक्षासन, ये सभी आसन बैलेंस वाले मैकेनिज्म में आते हैं। और बैलेंस का मैकेनिज्म, ये छोटा ब्रेन है, यहाँ पीछे रहता है, इस पर रहता है, इसको हम एक्टिवेट करते हैं। छोटे छोटे मस्तिष्क को हम एक्टिवेट करते हैं। और छोटे मस्तिष्क को एक्टिवेट करने के लिए बच्चे बहुत ही अच्छा माध्यम है, क्योंकि बच्चों का जो ब्रेन है, फिर वो मेन मस्तिष्क है या पीछे का छोटा ब्रेन, ये दोनों ब्रेन बराबर एक दूसरे का तालमेल अच्छा हो। क्योंकि यहाँ जो भी बैलेंस रहता है, मगर उसका मैकेनिज्म यहाँ से रहता है, क्योंकि मस्कुलर मूवमेंट कैसी करनी है, क्या करनी है, वो आदेश सब यहाँ से आते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी तरह हमें एक दूसरे का तालमेल सीख लेना है। ये तालमेल सीखने से बच्चों को ये भी उसका महत्व बताना है कि आपकी शारीरिक क्रिया तो बहुत अच्छी तरह हो गई, शारीरिक क्रिया अच्छी हो, साथ साथ उसको मन को भी जोड़ना है। जब भी आप मन को जोड़ेंगे तो ही उसको ज्यादा अच्छी तरह वो कर सकेंगे। जितना मन कंसंट्रेट करेंगे उतना आप उनको ऐसा बोल सकते हैं कि आपकी परीक्षा में, एग्जाम में मार्क्स अच्छे आएंगे। कंसंट्रेशन करेंगे तो उनको क्या, उनको कुछ भी मालूम नहीं रहता कंसंट्रेशन यानी क्या। उनको खाली उनको फायदा बोलेंगे कि आपको कि परीक्षा में आपको मार्क्स ज्यादा आएंगे, आप पहला नंबर पर आएंगे, ऐसा बोलेंगे तो उनको ज्यादा समझ में आता है। टोटली वो भाषा भी अलग रहती है, और हमें योग सिखाने की, बड़ों को योग सिखाने की भाषा टोटली अलग रहती है। बहुत ही अच्छी सुंदर ये हमारी वार्ता रही आज की 20वीं वार्ता। आप सबको धन्यवाद, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब हमारा जो अगली वार्ता हमारी 18 सितंबर को होगी, और उसका विषय वृद्धत्व और योग, यानी कि वृद्ध अवस्था में योग का कितना कारगर साबित होगा है, और हम हमारी वृद्ध अवस्था को अंत तक, जीवन के अंतिम पड़ाव तक कितना फिट रहकर जी सकते हैं योग द्वारा, ये हम उसमें हमारे वक्ता बताने का, समझाने का प्रयास करेंगे 18 सितंबर को। और अगले हफ्ते हमारी सप्ताह 29 तारीख को हमारी योग गोष्ठी है, जो कि पिछले 2 वर्षों से हम निरंतर शुरू रखे हुए हैं। योग गोष्ठी का जो हमारा विषय है, अष्टांग योग में ध्यान का महत्व, इस विषय पर हमारे विभिन्न वक्ता जो गोष्ठी में अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं, तो उस विषय पर हमारे 6 वक्ता रहने वाले हैं। तो हम समय का ध्यान रखेंगे कि जो गोष्ठी का हमारा जो समय रहेगा वो हम लोग 7 बजे से कर रहे हैं, तो 7 बजे से हमारी गोष्ठी रहेगी।
तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जिन वक्ताओं ने अपनी योग गोष्ठी ना भेजी हो वे भी हमें भेज देंगे। दोनों हथेलियां दोनों घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। एक लंबी श्वास लेकर ओम ध्वनि, पश्चात शांति पाठ। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांतिः वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेवा शांतिः सामा शांतिरिद्धि। ओम शांति शांति शांतिः। दोनों हथेलियां का घर्षण ऊर्जा को अपने मुखमंडल, सिर तथा पूरे शरीर पर प्रवाहित करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।